हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ लिया है नाउन। अगला हमारा टॉपिक है बेटा प्रोनाउन की। प्रोनाउन हमको पढ़ना है, लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक हमारा सबसे प्रमुख टॉपिक आता है केस, कारक। कारक क्या होते हैं, केस क्या होते हैं, तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, सोहन गेव हिम अ बुक। सोहन गेव हिम अ बुक। सोहन उसे एक किताब दिया। आप देख के आ रहे हो, नाउन पढ़ के आ रहे हो ना, तो बताओ फटाफट इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हैं। सेंटेंस में नाउन है सोहन और इस सेंटेंस में नाउन है बुक। लेकिन आप देख क्या रहे हो बेटा, यहां पर जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और यहां पर जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इतनी तो नॉलेज आपको होगी। तो यहां पे जो नाउन है बेटा वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, यहां पर जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन हम उसका नाम ले सकते हैं, नाउन है या प्रोनाउन है, उसका यूज वाक्य के अनेक जगहों पर होता है। कहीं सब्जेक्ट के रूप में, कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो नाउन और प्रोनाउन का ये अलग अलग जगहों पर यूज है, इसी को हम कारक के रूप में जानते हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा कारक। जैसे कि अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो कर्ता कारक होगा, वो संज्ञा को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में वो संज्ञा यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कर्म कारक। और भी कारक हैं जिनके बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो फिर से एक बार समझाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अनेक जगहों पर यूज होता है और इन्हीं यूजेस को समझने के लिए हमने बनाया है कारक। कारक कई प्रकार के होते हैं जिसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी कि हम इस वीडियो में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का यूज किन किन जगहों पर हो सकता है और जिन जिन जगहों पे हो सकता है तो उसके नाम क्या होते हैं, उन केस के नाम क्या होते हैं। केस का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, मामला। मामला कहाँ है, यहाँ है, वहां है, कहाँ कर्ता का यूज, संज्ञा सर्वनाम का यूज हो रहा है, यही हमको आज के वीडियो में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए केस का पहला रूप आ चुका है आपके सामने, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। सबसे पहला केस का प्रकार है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। इसको हिंदी में बेटा हम कर्ता कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कारक। बहुत ही आसान है इसको समझना, आप ध्यान से समझिएगा। कर्ता कारक क्या होता है, लिखा है व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी भी वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो यह कहा जाता है कि वह नॉमिनेटिव केस में है। वह किस रूप में है, कर्ता कारक के रूप में है। यानी कि अगर किसी वाक्य में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, देखो दोनों का नाम लिया जा रहा है, याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, किसी भी वाक्य में यदि संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के रूप में यूज होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वह नॉमिनेटिव केस में है। बेटा मेहनत से लगे रहिएगा, केवल 20 से 25 मिनट आप पूरी मजबूती से लगे रहिए, आपको बिल्कुल आज केस फाइनल हो जाने वाले हैं। आज केस आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। तो जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के रूप में यूज होते हैं तो इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, कि वे नॉमिनेटिव केस में है, यानी कर्ता कारक के रूप में है। जैसे वही पुराना उदाहरण हम लेंगे, सोहन गेव हिम अ बुक। सोहन गेव हिम अ बुक, सोहन ने उसे एक किताब दिया। अब यहाँ पे सोहन क्या है, संज्ञा है ना, है कि नहीं है, ये आप कह सकते हैं ही गेव अ बुक, ही गेव सोहन अ बुक।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ही क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पे संज्ञा है, यहाँ पे सर्वनाम है। ये दोनों, इन दोनों वाक्यों के कर्ता के रूप में यूज हो रहे हैं। कर्ता क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे ना। तो कर्ता के रूप में जब संज्ञा या सर्वनाम का यूज होता है तो उनको कहते, उन संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं कि वह नॉमिनेटिव केस में है। वह संज्ञा सर्वनाम किस फॉर्म में है बेटा, नॉमिनेटिव केस में है। जैसे यहाँ पे सोहन जो है या ही है, सोहन तो है संज्ञा लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में है, प्रोनाउन है लेकिन नॉमिनेटिव केस में है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग क्रिया के कर्ता के रूप में होता है, इट इज सेड टू बी, तो ऐसा कहा जाता है इन द नॉमिनेटिव केस, कि वह जो है किस केस में बेटा, वह आपका कर्ता कारक के रूप में है। ठीक है बेटा, अब आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब फटाफट चलते हैं ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमारा कारक का दूसरा प्रकार है ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम कर्म कारक भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कर्म कारक, यानी ऑब्जेक्टिव केस। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। कहता व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्म के रूप में यूज होता है, किसी क्रिया के कर्म के रूप में, किसी क्रिया के कर्म के रूप में यूज होता है। याद रखिएगा, किसी क्रिया के कर्म के रूप में यूज होता है, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, तब उसको कहा जाता है कि वह कर्म कारक के रूप में है। ओके बेटा, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्म के रूप में यूज होता है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह किस रूप कारक के रूप में, कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे वही है, ही गेव हिम ए बुक, ही गेव हिम ए बुक। ठीक है, या इस एक और वाक्य लिखते हैं, ही गेव राम ए बुक। आप देख क्या रहे बेटा, ये जो बुक है ये आपका क्या है, संज्ञा है कि नहीं है। ये बुक है संज्ञा, और ये कहां यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्या लगा के जब पूछने पर उत्तर मिलता है। जैसे ही गेव हिम ए बुक, उसने उसको एक किताब दिया, उसने उसको क्या दिया, तो क्या लगा के प्रश्न पूछने पे जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये है ऑब्जेक्ट। और जब कोई संज्ञा सर्वनाम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है किसी क्रिया के, तो उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। यानी यहां पर जो संज्ञा है वो किस फॉर्म में है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, या ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में है। यहां पर ही जो सर्वनाम है वो चूंकि कर्ता के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो बुक है या जो संज्ञा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वाले वाक्य में यहां पे दो कर्म आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है बुक और एक ऑब्जेक्ट है राम, ही गेव राम अ बुक। ओके बेटा, तो आप लोग अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए आज की क्लास में, इससे बढ़िया मौका और आपको कभी नहीं मिलेगा। तो बेटा ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रत्यक्ष, इसको डायरेक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रत्यक्ष कर्म, और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वैसे पहचानने वाला बच्चा वैसे ही जानता है जो डायरेक्ट संबोधित किया जाता है। ही गेव राम ए बुक, उसने किताब दिया राम को, तो किताब तो पहले तो किताब को देने का काम आया, फिर राम को, तो यानी किताब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और राम तो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यानी कि राम के बिना भी यहाँ पे कर्म का काम चलेगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बुक हुआ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो राम हुआ। लेकिन अगर इसको ट्रिक के द्वारा आप समझना चाहते हैं तो इस क्या लगाकर अगर प्रश्न पूछोगे, क्या, ठीक है ना, क्या लगा के अगर प्रश्न पूछोगे तो जो उत्तर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसे लगाकर अगर प्रश्न पूछोगे, किसे या किसको, तो जो उत्तर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये भी आप समझ लीजिए। जैसे ही गेव राम अ बुक, उसने राम
को एक किताब दिया, उसने क्या दिया? तो किताब, तो किताब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और उसने किसे किताब दिया? तो राम को दिया, तो राम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए ना? तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें हम कौन सा कारक, उनको हम कौन सा कारक कहेंगे? तो दोनों, आजकल के जो मॉडर्न ग्रामर है, आधुनिक ग्रामर, उसमें तो दोनों को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ही कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन पहले इसी ऑब्जेक्टिव केस के अलावा एक डेटिव केस हुआ करता था। हो सकता है कभी आपसे कोई पूछ ही ले कि डेटिव केस क्या होता है। ठीक है बेटा, डेटिव केस। तो उसमें जो इनडायरेक्ट, अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गए हों और दोनों संज्ञा हो या दोनों सर्वनाम हो, ऐसा हो सकता है, तो उसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको तो हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उनको हम डेटिव केस भी कहते हैं। ये पहले ग्रामर में हुआ करता था, हालांकि अब तो डेटिव केस को इसी में, आजकल के ग्रामर में केवल 3 ही प्रकार के केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक पॉजेसिव। ठीक है बेटा, लेकिन पहले 5 प्रकार के केस हुआ करते थे, एक सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव, पॉजेसिव और एक केस और। तो इस तरीके से 5 केस कुल मिला जुला के पहले हुआ करते थे, लेकिन अब तो डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ही सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल अगर अंतर जानना हो डेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में, तो आप समझिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम डेटिव केस कहते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी ग्रामर समझ में आ रही होगी। तो फिलहाल नोट करिए इसको, बढ़ते हैं अगला केस। आगे आपके सामने कारक का तीसरा रूप, ये है हमारा पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। इसको हम हिंदी में संबंध कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संबंध कारक। पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस हिंदी में संबंध कारक भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं बेटा, कहता व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का कोई रूप है, ये संज्ञा या सर्वनाम का रूप हो सकता है। तो व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन is used to show possession or relation, जब संज्ञा या सर्वनाम के ही किसी रूप का उपयोग, ठीक है, रिलेशन संबंध दिखाने के लिए होता है या अधिकार दिखाने के लिए होता है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, टू बी इन द पॉजेसिव केस, कि वह संबंध कारक के रूप में है। तो संबंध या अधिकार से मतलब है पॉजेसिव केस का। ठीक है, या तो कोई रिश्ता दिखाया जाएगा, या तो संबंध दिखाया जाएगा, या तो कह सकते हैं अधिकार दिखाया जाएगा। जैसे यहां पे उदाहरण लिया गया, देखिए, यह संज्ञा भी हो सकता है, या सर्वनाम भी हो सकता है, या संज्ञा सर्वनाम का रूप हो सकता है पॉजेसिव केस में। तो पॉजेसिव केस में सर्वनाम के रूप बदलते हैं, याद रखिएगा, और कभी कभी संज्ञा के रूप भी बदलते हैं। तो देखिए लिखा इट इज सोहन्स बुक। अब सोहन के अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, यह सोहन की किताब है। ठीक है, तो बुक का रिश्ता तो सोहन का अधिकार दिखाया जा रहा है बुक पर, सोहन का अधिकार है किताब पर, तो यह सोहन की किताब है। ये संज्ञा तो नहीं है ना, ये संज्ञा का एक रूप है कि नहीं बेटा? सोहन्स यस लग गया, तो संज्ञा का एक रूप है। और संज्ञा का कौन सा रूप है? पॉजेसिव केस में है। यहाँ पर जो संज्ञा है ये न ऑब्जेक्टिव केस में है, न सब्जेक्टिव केस में, न सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, न ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यहाँ पर अधिकार जमाने के लिए यूज हुआ है, तो इसीलिए ये पॉजेसिव केस है। और अगर मैं पूछूं बेटा, प्यार से मैं पूछ रहा हूं कि ये बुक किस केस में, ये भी तो नाउन है ना, लेकिन किस केस में है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन यहाँ पर जो नाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, यहाँ पे जो नाउन है वो पॉजेसिव केस में है। ठीक है बेटा, उसी तरीके से आइए, लिखा है शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। यहाँ पे माई क्या है? आई का ही तो रूप है, और आई क्या होता है? सर्वनाम होता है। इसीलिए सर्वनाम से पहले मैं केस पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा। तो आई का ही एक फॉर्म है माई, तो आई का रूप, आई यानी सर्वनाम किस रूप में यूज हुआ है? यहाँ पे पॉजेसिव केस के रूप में हुआ। यहाँ पर जो सर्वनाम है यह है सर्वनाम ही, लेकिन किस केस में? पॉजेसिव केस में। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी यह संज्ञा सर्वनाम भी हो सकता है और उसका कोई रूप भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर संज्ञा का रूप है, न कि संज्ञा है, यहाँ पे सर्वनाम का एक रूप है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉजेसिव केस में कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दिस बैग इज माइन। अब माइन को जरा सोचिए किसका रूप है? आई का भाई,
आई का ही रूप है माई, आई होता है, माई होता है, मी होता है, माइन होता है, सब आई का ही रूप है। लेकिन यहाँ पे किस रूप फॉर्म में है, यहाँ पे प्रोनाउन किस फॉर्म में है, यहाँ पे प्रोनाउन नाम सॉरी पॉजेसिव फॉर्म में है, पॉजेसिव केस में है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जब किसी कर्ता या जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप का उपयोग संबंध दिखाने के लिए या अधिकार को प्रकट करने के लिए करा जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि वह नॉमिनेटिव पॉजेसिव केस में है। किस केस में बेटा, पॉजेसिव केस में। ओके, अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। देखिए एक और उदाहरण हम लेते हैं, सोहन गेव हिम अ बुक, और एक उदाहरण इसके अलावा ही गेव सोहन अ बुक। इन दोनों वाक्यों में क्या देख रहे हो, यहाँ पे सोहन है सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे क्या है सोहन सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पर सोहन ऑब्जेक्टिव केस में है कि नहीं बेटा। तो अगर देखिए सोहन सब्जेक्टिव केस में होता है या ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमारी बात समझिएगा ध्यान से, सोहन यानी कि संज्ञा सब्जेक्टिव केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बनाने में कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्यों होती है, अरे भाई जैसे सब्जेक्टिव केस में यूज होता है वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है। लेकिन अगर पॉजेसिव केस में इसी सोहन का यूज होने लगेगा तो आप जान सकते हो कि उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। तो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में कोई परिवर्तन नहीं आता है बदलने पर। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव से पॉजेसिव बनाएंगे या ऑब्जेक्टिव से पॉजेसिव बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आई होगी, नोट करिए इसको फटाफट। चलिए बेटा, तो देखते हैं प्रोनाउन कैसे अपना रूप बदलता है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में जाने पर या ऑब्जेक्टिव से पॉजेसिव में जाने पर। तो आइए तीनों रूपों को मैं लिख कर आपको समझाता हूं। यहां पर हम लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी प्रोनाउन की बातें क्यों कर रहे हैं आप, नाउन की बात क्यों नहीं कर रहे। तो नाउन में बहुत परिवर्तन नहीं होता बेटा, एपोस्ट्रॉफी लगा के हम काम जनरली चला ही लेते हैं, लेकिन प्रोनाउन में बृहद स्तर पे परिवर्तन होता है। तो सब्जेक्टिव केस, दूसरा हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा हो जाएगा बेटा पॉजेसिव केस। अब देखिए पहले मैं आई को लेता हूं। सब्जेक्टिव केस में अगर आई रहेगा, ठीक है, सॉरी अगर सब्जेक्टिव केस में सर्वनाम आई की बात करें तो आई के रूप में मिलता है। लेकिन अगर उसी को हम अगर ऑब्जेक्टिव केस में बात करें तो आपको मिल जाएगा ये मी के रूप में। ऑब्जेक्टिव केस में अगर आई का यूज होगा तो मी के रूप में, आई का ही रूप है। लेकिन अब ग्रामर आप बृहद और बड़ी गहराई में जाकर समझिए, आई का रूप ही है मी। लेकिन अगर कोई पूछता है कि आई किस रूप में है तो आप कह दीजिएगा सब्जेक्टिव केस में है, मी किस रूप में है आप कह दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव केस में है। और पॉजेसिव केस में क्या हो जाएगा बेटा, माई हो जाएगा, क्योंकि माई माने मेरा, अब संबंध दिखाने लगा कि मेरा है या अधिकार दिखाने लगा तो माई या माइन के रूप में यूज होगा। ये पॉजेसिव केस में माई या माइन। ही का यूज कैसे करते हैं, तो ही एक प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस में अगर हम लिखेंगे तो ही लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। लेकिन अगर पॉजेसिव केस में ही के रूप की बात करें तो हिज हो जाएगा, हिज। अब वहां पे अधिकार की बात हो जाएगी, हिज। उसी तरीके से यू की बात करें अगर तो यू सब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का एक ऐसा मात्र प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में एक ही रहता है। यू तुम ही होता है, चाहे पहले करो या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करो, यू ही होता है। लेकिन अगर अधिकार दिखाने के लिए या संबंध दिखाने के लिए इसका प्रयोग होने लगेगा तो कहा जाएगा तुम्हारा, योर या योर्स। ये आपका पॉजेसिव केस में हो जाएगा। ठीक है बेटा, और बहुत सारे प्रोनाउन है, जैसे हम हु का कर सकते हैं, हु, ये सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में बेटा, ये सब्जेक्टिव केस में है। और अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको प्रयोग करेंगे तो हुम होता है, और अगर आप पॉजेसिव केस में इसका यूज करेंगे तो हुज हो जाएगा। किसका आप समझ पा रहे होंगे कि ये संबंध और अधिकार दिखाने के लिए इन सब शब्दों का यूज होता है। लेकिन हु का ही रूप हुज भी होता है, हु का रूप ही हुम भी होता है। लेकिन हु सब्जेक्टिव केस में है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में है और हुज पॉजेसिव केस में है।
बेटा समझ में आ रहा होगा ग्रामर, मस्त सा ग्रामर का टॉपिक मैंने आपको दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो नोट कर लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन है जिसका अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग जगहों पे यूज करने पे उनके केसेस बदलते रहते हैं। ओके बेटा, नोट इट प्लीज। हाँ देखिए बेटा, तो वैसे तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हमारे केसेस खत्म हो चुके हैं। मॉडर्न ग्रामर में केसेस केवल 3 ही प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। लेकिन जैसा कि अभी हमने डेटिव केस के बारे में बताया कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में मिले तो उसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका डेटिव केस होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके बेटा, उसी तरीके से एक और केस कहीं कहीं पे अध्ययन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी मिल जाता है, तो कहीं कहीं पे मिलता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि उसे भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हमारा ग्रामर की क्लास लेने के बाद कुछ खाली महसूस करते हो। तो उसमें एक केस आता है वोकेटिव केस, यानी कि संबोधन कारक इसको बोलते हैं। संबोधन का मतलब जैसे किसी को पुकारा जाए, उसके रूप में अगर संज्ञा का यूज में होता है, किसी को पुकारने के लिए अगर संज्ञा या सर्वनाम का यूज होता है तो उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। क्या कहता है डेफिनेशन? कहता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस ए पर्सन डायरेक्टली, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति को डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए, यानी कि डायरेक्टली एड्रेस यानी डायरेक्टली अगर पुकारा जाता है किसी को, तो इट इज सेड टू बी इन द ओकेटिव केस, तब उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं कि वह ओकेटिव केस में है। जैसे मैं उदाहरण ले सकता हूं, सोहन गो देयर। देखिए, सोहन वहां जाओ। अब यहां पे क्या कर रहा है, सोहन को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि सोहन, यहां पे कामा का यूज किया जाएगा, सोहन गो देयर, सोहन वहां जाओ। तो यहां सोहन को पुकारा जा रहा है, सोहन को संबोधित किया जा रहा है, डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है बेटा। अब यहां पे जैसे लिखा जाए कि मोहन कम हियर, यहां पे क्या किया गया, मोहन को डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है कि मोहन इधर आओ, मोहन को एड्रेस किया जा रहा है, वो भी डायरेक्टली। ठीक है बेटा, सीधे, डायरेक्टली मतलब हम सीधे कर सकते हैं। तो सीधे अगर किसी कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी व्यक्ति को सीधे संबोधित करते हैं और तब कहा जाता है वह संज्ञा या सर्वनाम किस केस में है, वोकेटिव केस में है, या संबोधन कारक के रूप में है। जैसे यहाँ पे हमने 2 उदाहरण के द्वारा समझा। तो उम्मीद है बेटा आज का क्लास आपको काफी बेहतर लगा होगा और इंग्लिश ग्रामर में आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, उससे हमको हौसला मिलेगा, और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई भी दिक्कत हमारी वीडियो में आपको महसूस होता है तो कमेंट के माध्यम को हमको बताने का प्रयास करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव कारक बनाया कैसे जाता है। बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके इस चैनल पे। अपने इस प्यारे से चैनल को प्यार देते रहिए, स्नेह देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।